Hello everyone, welcome to Education at Your Doorstep. This is Charul and we are going to start the second lecture of climate change. And in this lecture, we are going to talk about the composition of the atmosphere. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, in the previous video, we have already discussed about the evolution of the atmosphere. And in this video, we are going to discuss about the composition of the atmosphere. So guys, atmosphere में तीन तरह के components present होते हैं, permanent, temporary and the trace components. परमानेंट components में वो सारी की सारी गैसेस आ जाती हैं जो कि एक फिक्स्ड composition, फिक्स्ड परसेंटेज में प्रेजेंट होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड. सो गाइस, हमारे एटमॉस्फेयर का 78% बना हुआ है नाइट्रोजन से, 21% बना हुआ है ऑक्सीजन से, 0.93% बाय द आर्गन एंड 0.03% बाय द कार्बन डाइऑक्साइड. सो गाइस, आपको याद रखना है परमानेंट कंपोनेंट्स में कौन कौन सी गैसेज आती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड. तो उसके बाद बात करते हैं टेम्परेरी कंपोनेंट्स की, जिनकी कॉम्पोजिशन, जिनकी परसेंटेज चेंज होती रहती है. फॉर एग्जाम्पल गाइस, अगर कहीं पर भी वॉल्केनिज्म हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स एंड डस्ट रिलीज होते हैं, जिनकी वजह से इन गैसेस की क्वांटिटी हमारे एटमॉस्फेयर में चेंज हो जाती है. तो इस तरह के कंपोनेंट्स को क्या बोला जाता है? टेम्परेरी कंपोनेंट्स. गाइस, सिर्फ वॉल्केनिज्म से नहीं बल्कि इंडस्ट्रीज से, व्हीकल से भी कुछ ऐसी ही गैसेस रिलीज होती हैं जिन्हें हम लोग टेम्परेरी कंपोनेंट्स में इंक्लूड कर लेते हैं. तो उसके बाद बात करते हैं ट्रेस कंपोनेंट्स की, जो कि बेसिकली इंक्लूड करती हैं सारी की सारी इनर्ट गैसेस को, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के किसी भी दूसरे कंपोनेंट के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन, आर्गन एंड द ज़ीनॉन. तो गाइस, ये बेसिकली करती क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर की थिकनेस को इंक्रीज कर देती हैं, सो दैट बहुत ज़्यादा जो इंसुलेशन है वो हमारे अर्थ के सरफेस पर ना आ पाए. क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इंसुलेशन हमारे अर्थ के सरफेस पर आ जाएगी, देन हमारा जो अर्थ है इसका एवरेज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. तो गाइस, उसके बाद बात करते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन में चेंजेस क्यों आ जाते हैं. तो गाइस, आपको पता होगा कि लैंड की स्पेसिफिक हीट बहुत ही ज़्यादा कम होती है एज कम्पेयर टू द वाटर, जिसका मतलब गाइस क्या होता है कि लैंड जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी होती है, लेकिन वाटर को गर्म होने के लिए भी बहुत टाइम लगता है एंड ठंडा होने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है. तो गाइस, होता क्या है, दिन में जब सोलर रेडिएशंस होती हैं तो हमारी लैंड बहुत जल्दी से गर्म हो जाती है, लेकिन जो वाटर बॉडीज हैं वो धीरे धीरे गर्म होती रहती हैं. तो गाइस, इसकी वजह से क्या है, जो विंड है वो बेसिकली ब्लो करना शुरू करती है फ्रॉम द लैंड टू द सी, जिसे लैंड ब्रीज का नाम दे दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं. क्योंकि गाइस, जो लैंड होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, जिनकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज हो रही होती हैं. तो वो बेसिकली मूव करती हैं फ्रॉम द लैंड टू द ओशियन. लेकिन गाइस, रात में क्या होगा, जो लैंड है वो बहुत जल्दी से ठंडी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो वार्म एयर है दैट इज अबव द वाटर बॉडी वो मूव करेगी टुवर्ड्स द लैंड, जिसकी वजह से अगेन हमारे एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं. तो गाइस, होता क्या है, जहाँ पर भी इंडस्ट्रीज होती हैं, वॉल्केनिज्म हो जाता है, या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा व्हीकल्स होते हैं, वहाँ पर बहुत तरह की ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं. फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन. जिसकी वजह से गाइस होता क्या है, आपको पता होगा जो गैसेस हैं वो बेसिकली मूव करती है फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया टू द लो कॉन्सेंट्रेटेड एरिया, जिसकी वजह से गाइस क्या होगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज हैं वहाँ से वो गैसेज मूव करना शुरू करेंगी किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेज की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन में बहुत ही ज़्यादा वेरिएशंस आ जाते हैं. तो गाइस, उसके बाद बात करते हैं लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में. तो गाइस, होता क्या है, जो हमारी ट्रोपोस्फेयर होती है, जो कि लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, उसमें जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जो कि बेसिकली एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट है. लेकिन गाइस, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाना शुरू करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसे थर्मल इन्वर्जन का नाम दे दिया जाता है. उसके बाद गाइस, अगर हम लोग बात करें मीजोस्फीयर की, तो विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, जस्ट लाइक द ट्रोपोस्फियर.
लेकिन थर्मोस्फेयर में फिर से थर्मल इन्वर्जन हो जाता है, दैट इज विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेज। सो गाइस, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन हाइट तो उसे क्या बोला जाता है? थर्मल इन्वर्जन। लेकिन अगर टेम्परेचर डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन हाइट तो उसे क्या बोला जाता है? नॉर्मल लैप्स रेट। तो गाइस, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो गाइस, अभी आपको पता चल चुका है कि एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स होती हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड द थर्मोस्फेयर डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर पैटर्न। तो गाइस, उसके बाद एटमॉस्फेयर को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होमोजेनिटी। मतलब क्या हुआ गाइस? होमोस्फेयर में क्या होगा? जो गैसेस हैं वो प्रॉपर्ली मिक्सड अप होंगी। मतलब आपको अलग अलग से नहीं दिखने वाला कि ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। वो बेसिकली एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिक्सड अप होती है। लेकिन हेट्रोस्फेयर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो गाइस, आपको याद रखना है कि 0 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक हमें क्या मिलती है? होमोस्फेयर, जहां पर जो सारी गैसेस हैं वो आसानी से एक दूसरे के साथ मिक्सड अप हो चुकी होती हैं। लेकिन गाइस, होता क्या है कि विद इंक्रीज इन हाइट, जैसे जैसे सोलर रेडिएशन ज़्यादा होती है उसकी वजह से हमारी गैसेस की आयोनाइजेशन होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं। तो उसी को बोला जाता है हेट्रोस्फेयर। मतलब क्या हुआ? जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसे क्या बोला जाता है? होमोस्फेयर। एंड ऊपर वाली लेयर को क्या बोला जाता है? हेट्रोस्फेयर। तो गाइस, जो ट्रोपोस्फेयर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर, ये सारी की सारी इंक्लूड होती हैं हमारी होमोस्फेयर में। लेकिन हेट्रोस्फेयर में क्या आता है? थर्मोस्फेयर एंड द आयोनोस्फेयर। तो गाइस, हेट्रोस्फेयर में क्या होता है कि होमोस्फेयर के जस्ट ऊपर क्या होती है? हमारी नाइट्रोजन लेयर होती है। उसके ऊपर ऑक्सीजन गैस मिलती है, उसके ऊपर हीलियम एंड उसके ऊपर हाइड्रोजन मिल जाती है। क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है दैट इज द हैवीएस्ट गैस, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हीलियम एंड एज यू नो जो हाइड्रोजन होती है वो बहुत ही ज़्यादा लाइटर कंपोनेंट हो जाता है। तो गाइस, अभी आपको क्या पता चला? होमोस्फेयर कहाँ तक होती है? 80 किलोमीटर्स तक, जहाँ तक जो गैसेस होती हैं वो प्रॉपरली मिक्सड अप होती हैं। उसके बाद होती है हेट्रोस्फेयर। हेट्रोस्फेयर में जो सबसे लोअर मोस्ट लेयर होती है उसे कौन सी बोला जाता है? नाइट्रोजन लेयर। उसके ऊपर ऑक्सीजन लेयर, उसके बाद हीलियम एंड उसके बाद हाइड्रोजन लेयर आ जाती है। तो गाइस, अभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, अगर आप किसी टेबल फैन के सामने खड़े हो जाते हैं तो आपको आपकी बॉडी पर कुछ फोर्स फील होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां से एयर आ रही है जो कि आपको बेसिकली पीछे की तरफ पुश करती है। तो गाइस, अगर कोई भी फोर्स किसी सरफेस एरिया पर लगती है तो उसे प्रेशर का नाम दे दिया जाता है। तो गाइस, हमारे एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारी गैसेस हैं जिसकी वजह से वो जो गैसेस हैं वो हमारी बॉडी पर फोर्स लगाती हैं, जिसे प्रेशर का नाम दे दिया जाता है। क्योंकि गाइस, जो ये प्रेशर है ये एटमॉस्फेयर लगाता है, इसीलिए इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम दे दिया जाता है। एंड जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दैट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल विच इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो गाइस, आपको क्या याद रखना है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दैट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड उसकी वैल्यू कितनी होती है? 760 mm ऑफ Hg, जिसे हम लोग 1 atm का नाम भी दे देते हैं। उसके बाद गाइस, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस होती है। इसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस के कारण ही होता है। उसके बाद गाइस, हमें पता है द मोस्ट रिसेंटली इवॉल्व्ड गैस इज द ऑक्सीजन एंड हमें इसके रीज़न के बारे में भी पता है। उसके बाद गाइस, एक क्वेश्चन है कि वेट एयर ज़्यादा हल्की होती है या ड्राई एयर? आई थिंक आपके दिमाग में आएगा ड्राई एयर। लेकिन गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? वेट एयर इज लाइटर देन द ड्राई एयर। तो गाइस, होता क्या है कि वेट एयर में हाइड्रोजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वेट एयर में क्या प्रेजेंट होगा? H2O। लेकिन जो हमारी ड्राई एयर है उसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। एंड आपको पता है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन, जिसकी वजह से जो वेट एयर होती है वो ज़्यादा हल्की होती है एज कम्पेयर टू द ड्राई एयर। तो गाइस, उसके बाद बात करते हैं कि स्काई का ब्लू कलर क्यों होता है? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? ओजोन गैस। तो गाइस, उसके बाद नाइट्रोजन गैस के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं। तो गाइस, एक तो हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज़्यादा किसकी वजह से होता है? नाइट्रोजन गैस के कारण। उसके बाद गाइस, अगर कहीं पर भी फायर हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए नाइट्रोजन गैस की ज़रूरत होती है। तो गाइस, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस ना हो तो हम किसी भी तरह से फायर को कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड आपको पता होगा फायर लगाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन गैस की। तो गाइस, जो हमारे प्लांट्स होते हैं इन्हें फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए होती है? नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड अमोनिया।
एंड हमारे प्लांट्स में NDPH भी प्रेजेंट होता है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। उसके बाद गाइस अगर हम लोग बात करें ह्यूमंस की तो हम में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ DNA एंड RNA। तो आपको DNA एंड RNA की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिखनी है। तो गाइस उसके बाद बात करें मॉलिक्यूलर फॉर्म एंड एटॉमिक फॉर्म की। मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होती है नाइट्रोजन की N2, लेकिन एटॉमिक फॉर्म क्या होती है सिर्फ और सिर्फ N एटम। तो गाइस होता क्या है कि अप टू 50 किलोमीटर्स प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब N2 की फॉर्म में। लेकिन 50 किलोमीटर के ऊपर जहां पर हमारा हेट्रोस्फीयर स्टार्ट होता है वहां पर नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ एटम प्रेजेंट होती है। मतलब आपको क्या याद रखना है कि 50 किलोमीटर तक मिलेगी N2 एंड उसके ऊपर हमें मिलने वाले हैं नाइट्रोजन एटम्स। तो गाइस उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन गैस की, विच इज द मोस्ट रिसेंटली इवॉल्व्ड गैस। तो गाइस उसके बाद आपको पता है ऑक्सीजन लाइफ सेविंग गैस है, क्योंकि अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम लोग बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको पता है कि कंबशन ऑफ फ्यूल्स के लिए, जैसे कि अगर हमें कोल को फायर लगानी हो या फिर हमें पेट्रोलियम की कंबशन करनी हो तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर फायर कंट्रोल करनी हो तो किसकी ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन की। तो गाइज उसके बाद आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। एंड गाइज डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट फायर के कारण क्या हो रहा है, जो हमारे प्लांट्स हैं इनकी क्वांटिटी, इनके नंबर डे बाय डे डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज इंक्रीज होती जा रही है, जबकि ऑक्सीजन की परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा कम होती जा रही है। एंड गाइस आपको पता है अगर कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी हमारे एटमॉस्फेयर में तो हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसे क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज। तो गाइस उसके बाद बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो अगर हम लोग कंबशन ऑफ फ्यूल्स करते हैं कोल की, पेट्रोलियम की, तो क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इंडस्ट्रीज में से रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम व्हीकल्स चलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। एंड गाइस आपको याद रखना है कि जो प्लांट्स है वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एंड ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज। तो गाइस जब भी हम लोग किसी भी फॉसिल फ्यूल की कंबशन करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन रिएक्ट करती है कार्बन के साथ, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। एंड आपको पता है कि वॉल्केनिज्म के दौरान भी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन रिलीज हो जाते हैं। तो गाइस होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जितना रात को कम टेम्परेचर होना चाहिए उतना कम नहीं होता, जिसे बेसिकली हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम दे देते हैं। तो गाइस बेसिक चीज़ ये है कि हमें प्लांट्स बहुत ज़्यादा उगाने चाहिए सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए एंड हमारे यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो, जिसकी वजह से गाइस होता क्या है, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स की मेल्टिंग होती है एंड और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो गाइस उसके बाद बात करते हैं नियॉन एंड आर्गन की। आपको पता है आर्गन एक परमानेंट कंपोनेंट भी है एंड एक ट्रेस कंपोनेंट भी है। तो गाइस जो नियॉन एंड आर्गन है दे आर बेसिकली द इनर्ट गैसेस, मतलब ये हमेशा एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं क्योंकि ये बेसिकली किसी भी दूसरे कंपोनेंट के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती। तो हमें याद रखना है कि हमारे एटमॉस्फेयर में हमेशा जो नियॉन एंड आर्गन है ये हमें एटॉमिक फॉर्म में मिलने वाले हैं। एंड आपको पता है कि नाइट्रोजन पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलती है एंड उसके बाद हमें किस फॉर्म में मिलती है, एटॉमिक फॉर्म में। एंड गाइस आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि ऑक्सीजन अप टू 15 किलोमीटर तो बहुत अच्छे से हमें मिल जाती है, लेकिन उसके ऊपर जाकर क्या होता है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जब भी हम लोग किसी भी हिली स्टेशन पर जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है ब्रीदिंग में। तो गाइस उसके बाद आपको याद रखना है कि जो आर्गन है ये बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर की थिकनेस को इंक्रीज कर देता है, लेकिन गाइस जो नियॉन गैस होती है ये एक तो एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है, दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि ये इनर्ट गैस है, एंड तीसरी चीज़ ये है कि नियॉन को हम लोग नियॉन बल्ब्स में भी यूज़ करते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है। उसके बाद बात करते हैं ओजोन गैस की। गाइस एक बहुत ही गलत प्रिसेप्शन है कि जो ओजोन है ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ओजोन है ये बेसिकली ट्रोपोस्फेयर में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर ओजोन लेयर हमारे ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट हो तो इसे ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, एंड अगर स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट हो तो उसे गुड ओजोन का नाम दे दिया जाता है।
एंड गाइस आपको याद रखना है ओजोन लेयर की थिकनेस किस में मेजर करते हैं, डॉप्सन यूनिट में। तो गाइस ओजोन लेयर का एक और काम था, ब्लू कलर हो जाता है इसकी वजह से स्काई का। तो गाइस अगर हम लोग ओजोन गैस बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी में लेते हैं तो इसकी बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट स्मेल होती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है तो ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा बुरी स्मेल दे देती है। तो गाइस आपको क्या याद रखना है, ओजोन क्या होती है O3 एंड आपको पता है ऑक्सीजन क्या होती है O2। तो गाइज अभी आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि जो ओजोन लेयर होती है ये बेसिकली हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस ऑफ द सन, क्योंकि अगर यूवी रेडिएशंस हम तक पहुंच जाएंगी तो होगा क्या, हम में स्किन कैंसर होगा एंड जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो गाइज उसके बाद क्वेश्चन ये है कि O2 O3 में कन्वर्ट कैसे हो जाता है। तो गाइज होता क्या है, जब ऑक्सीजन के ऊपर यूवी रेडिएशंस पड़ती हैं तो जो ऑक्सीजन होती है ये बेसिकली ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, यूवी रेडिएशन अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेती हैं, क्योंकि एक बार तो जो यूवी रेडिएशंस है ये हमारी ओजोन लेयर बना देती हैं, लेकिन उसके बाद जो ओजोन लेयर है ये यूवी रेडिएशंस को अर्थ के सरफेस पर नहीं पहुंचने देती एंड ये इसे रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं। तो गाइस यूवी रेडिएशंस भी 3 तरह की होती हैं, UVA, UVB एंड द UVC, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो गाइस इफ यू enjoyed my video then do like, share and subscribe. Thank you so much and stay tuned.